Hello friends, welcome to EduPanther. Now in this session we will be solving MCQs given in our textbook and the chapter is structure of atom and nuclei. Now before starting with MCQs, let's quickly see the changes done in our textbook. Now see, as you can see on the screen, there are some points. See, first is what? No MCQs means what? Before this 2020 means previous syllabus में अपने पास क्या था? MCQs नहीं थे. There were only theory questions and numericals दिए होते थे. ठीक है? But now this year they have introduced MCQs, which is a very good thing because MCQs solve करने से क्या होता है? चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये एक इनका एक अच्छा पॉइंट था. नेक्स्ट क्या था? द सॉल्व्ड न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स. जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स होते थे, प्रीवियस ईयर में जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स होते थे वो कैसे होते थे? या तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते थे या फिर जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स होते थे वो लोग खुद सॉल्व करके देते थे. ठीक है, और जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स होते थे वो हमको सॉल्व करने होते थे, और जो अनसॉल्व वाले होते थे वो मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये पहले ऐसा होता था. क्या होता था पहले कि जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स थे वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते थे प्लस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते थे. चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं है तो प्रॉब्लम होगा. और जो अनसॉल्व होते थे वो मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, डायरेक्टली आपने फॉर्मूला पुट किया और आंसर मिल जाता था. ठीक है, बट नाउ दिस ईयर दे हैव चेंज द पैटर्न. उन्होंने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है. जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो लोग ने काफ़ी ईजी दिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर. और जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको दिमाग यूज़ करना है. ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई अनसॉल्व वाले में आपको दिमाग यूज़ करना है, क्योंकि जब दिमाग यूज़ करेंगे तो ही उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. अब इससे होता क्या, फ़ायदा क्या होगा बेटा? जो सीटी और नीट के वाले हैं ना उनकी प्रैक्टिस थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी. अदरवाइज वो बोर्ड्स को क्या करते थे? काउंट ही नहीं करते. नीट के स्टूडेंट्स और सीटी के स्टूडेंट्स बोर्ड्स को काउंट ही नहीं करते कि उसमें तो कुछ करना नहीं, सिर्फ डेरिवेशन प्रिपेयर करनी है. बट इस बार क्या है, इस बार डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है. इस बार जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो पहले ही चेंज हो चुका है, तो उसके हिसाब से तुमको ना क्वेश्चन को, चैप्टर को समझना होगा तो ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. हम लोग जाते हैं एमसीक्यूज पे. फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है अपना? See, the chapter is what? Atom and nuclei. So we have to study about the atoms and nuclei. No? So first is what? In which of the following system will the radius of the first orbit of the electron be the smallest? See, this is basically for hydrogen atom. नहीं, हाइड्रोजन के लिए नहीं दिया है, उसने किसी के लिए भी बोला है कि भाई किसमें सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होगी. Now the formula for the radius of an electron in a particular orbit is, see, r is equal to, और से rn is equal to h square epsilon 0 n square upon pi m z e square. See, this is the formula. ठीक है, अब MCQ सॉल्व करने के टाइम पर जो तुम्हारा टीचर होगा उसको चाहिए कि वो एक ही MCQ में काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दे. सिर्फ आंसर बता दिया कि भाई इसका आंसर ए है बी है, ऐसा नहीं. उसी में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो जानी चाहिए और रिवाइज भी हो जाना चाहिए काफ़ी टॉपिक. सो अपने पास ये फॉर्मूला रेडियस का है. So we can say that your radius of a particular orbit is directly proportional to the n square, that is principal quantum number, or we can say that it is a number of orbit, and inversely proportional to the atomic number, where z is what? Atomic number. Now all these other quantities are constant. So when you solve this, see, the constant value is nothing but it is 0.537 n square, and this is z as it is, not z square, z है वो. So z is what? Atomic number. So question is what? In which of the following system will the radius of the first orbit of the electron? First orbit, so your n will be 1. So it means that your n is also constant. In this question, your n is also constant. So you can say that your r is, now your r is inversely proportional to the z. Atomic number से क्या है वो? Inversely proportional है. नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन. अब ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग. भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का z कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होगा. सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम. सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम मीन्स व्हाट? कि हीलियम एटम है. इन केस ऑफ हीलियम एटम यू विल हैव 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, एंड इन फर्स्ट ऑर्बिट यू विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन. सिंगली आयोनाइज मतलब क्या होगा? इसके एक इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव कर दिया. वी विल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हियर. सो द एटॉमिक नंबर ऑफ z हीलियम इज व्हाट? अगेन 2. ड्यूटेरॉन, इट इज आइसोटोप ऑफ दैट हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होने वाला है. ट्रिटियम इज अगेन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सो इट विल बी अगेन एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 1. तो एटॉमिक नंबर मेरा तीनों केस में क्या है? 1 है. किसमें किसमें?
ए, सी एंड डी, और बी में एटॉमिक नंबर क्या है अपना 2 है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. रेडियस इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो क्या हो जाना चाहिए आंसर? जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियस क्या होगी? सबसे कम होगी. तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी. बी इज द आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट. सी द रेडियस ऑफ the fourth orbit of the electron will be the smaller than its eighth orbit by the factor of. So basically क्या है उसमें फर्स्ट ऑर्बिट एंड एट्थ ऑर्बिट के रेडियस को कंपेयर करना है. सो विल यूज फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. बहुत सिंपल है. दैट इज रेडियस इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर. पूरा कंटेंट पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट. सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. सो व्हाट विल बी R4 अपॉन R8. R4 upon R8 means fourth orbit radius and eighth orbit radius. So क्या हो जाएगा? This will be simply 4 square and this will be 8 square. So this is 16 by 64. So this is 1 by 4 is R4 by R8. So what will be? This is R8. तो R8 क्या हो जाएगा अपना? C. फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस निकालना है. So R4 is what? R8 by 4. R8 by 4 हो जाएगा. So आंसर क्या होना चाहिए मेरा? That is 4. क्यों? क्योंकि उसका 4 टाइम्स वो क्या हो जाएगा? उससे रिड्यूस हो जाएगा. जो भी उसकी ऑर्बिट होगी एट्थ वाले ऑर्बिट, एट्थ का जो भी ऑर्बिट होगा उसके कंपैरिजन फोर्थ की ऑर्बिट क्या होगी? उससे कम हो जाएगी. ठीक है, तो अपना आंसर क्या मिल गया भाई? बी आंसर. या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. दैट इज R8 इज व्हाट? 4 टाइम्स R4. R8 इज 4 टाइम्स ऑफ R4. मतलब वो 4 टाइम्स से ज्यादा होगा. सिंपल. नाउ द नेक्स्ट. देखो दोनों जो सम्स किए हम लोग ने, दोनों एमसीक्यू जो सॉल्व किए वो रेडियस के फॉर्मूले पे बेस्ड था. ठीक है, इसमें एक भी फॉर्मूला हम लोगों ने उसमें कोई वैल्यूज पुट करके सॉल्व नहीं किए, जस्ट रिलेशन आइडेंटिफाई किया कि इसमें रिलेशन क्या है. यहाँ पे z के साथ रिलेशन पूछा था और इसमें जो एमसीक्यूज था इसका कंसेप्ट क्या था भाई? n के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं अभी हम लोग. नाउ इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ट्रांजिशन विल यील्ड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अब देखो इसने ना एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. सी in case of hydrogen you have different orbits. ठीक है, so the lower orbit is called as a ground state. For that your n will be 1, then this is 2 3 4 5 like that. Now see, you should know the energy of each of the orbit. See, first orbit it has minus 13.6 electron volt. Second orbit it is minus 3.4 electron volt. Third orbit is what? 1.51 electron volt. Fourth orbit 0.85 electron volt. Similarly your फिफ्थ ऑर्बिट इज व्हाट? 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब देखो ये बोर्ड्स के लिए ना कंपलसरी नहीं है वैल्यूज याद रखना, बट सीईटी एंड नीट में ना अगर ये वैल्यूज याद होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट. इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. नाउ सी E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला तो पता है. देन E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. सो वी कैन से दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम हो जाएगी. बट वेवलेंथ कम नहीं पूछा, उसने ज्यादा वेवलेंथ पूछा है. तो फॉर हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए? जो एनर्जी गैप है वो क्या होना चाहिए? वो लेस होना चाहिए. सो जो एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप विल बी लेस. अब इसमें एनर्जी गैप कम किस में मिलेगा? सी फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? 2 to 1. अब 2 to 1 में जो गैप है वो नियर अबाउट कितना है अपना? नियर अबाउट 10 है वो. देन 5 to 4. सी 5 इज दिस वन एंड 4 इज दिस वन. तो इसमें क्या मिलेगा? नियर अबाउट 3 मिल जाएगा. 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 7 to 6 में क्या होगा? गैप और कम हो जाएगा और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वो गैप क्या होता है? और कम होता जाता है. सो जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है 8 and 7, उनके बीच का जो गैप होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा. सो एनर्जी गैप इज मिनिमम, सो द वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम. तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता था भाई हाईएस्ट वेवलेंथ की जगह पे वो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ भी पूछ सकता था. स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा मुझे? जब एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम होगा. तो एनर्जी गैप देखो मैक्सिमम किसमें मिलने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन ना, दैट इज 2 to 1. उसमें ही जो हमको गैप जो है नियर अबाउट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है. तो वेवलेंथ के टर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है. नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाईएस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, देन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से निकालो और हाईएस्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से निकालो. गैप को आइडेंटिफाई करना होता है. एंड रिलेशन भी पूछ सकता है. नीट में कैसे रिलेशन भी पूछते हो लोग कि भाई एक वेवलेंथ ये मिल रही लैम्डा 1 है, इसमें लैम्डा 2 है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा.
ठीक है, तो जब हम लोग सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग उसमें और डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। चलो अभी आगे जाते हैं हम लोग। फोर्थ वन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस है पहली बात तो, ठीक है, न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी मास नहीं, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। सी, अपने पास एक ही फॉर्मूला याद है हम लोग को, दैट इज आर इज इक्वल टू आर जीरो ए रेस टू 1/3, आर इज इक्वल टू आर जीरो ए रेस टू 1/3, मतलब जो रेडियस है वो मास नंबर पे डिपेंड करती है, वो तो समझ में आ गया, ठीक है। एज द मास नंबर इंक्रीजेस रेडियस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा इसका, ठीक है। और मास नंबर बढ़ रहा है मतलब क्या हो गया कि पहले सपोज अगर मेरे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, मेरे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, सो व्हेन द मास नंबर इंक्रीज तो डेफिनेटली न्यूक्लियन नंबर विल इंक्रीज, न्यूक्लियन नंबर अगर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली उसका मास नंबर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाना चाहिए। बट द डेंसिटी प्रैक्टिकल पर्पस विल रिमेन कांस्टेंट, जो उसकी डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, डी वाला अपना आंसर हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी जो है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नाउ द लास्ट सम, लास्ट में एमसीक्यूज में क्या दिया उसने, देखो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सम है, इसमें ना हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो व्हाट इज हाफ लाइफ, half life is the time required for an element, for an radioactive element to decay half of its initial value, मतलब जितना उसके पास पहले था उसका आधा होने में कितना टाइम लगता है उसको, that is called half value. Now see, question क्या पूछा है, if a number of nuclei in a radioactive sample at a given time is n, number of nuclei कितना दिया है, n दिया है, what will be the number at the end of the 2 half life, 2 half life के बाद कितना उसके पास बचेगा, what will be number at the end of the 2 half life। देखो इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ है बेटा, और इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लोग कि कितना बचेगा। सी n इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी, ऐसा फॉर्मूला है अपने पास। हियर n0 इज व्हाट, इट इज़ द इनिशियल नंबर, कि इनिशियली मेरे पास कितने थे, और ये जो n है वो क्या है, वो है कि भाई कितना बचा है मेरे पास, कितना बचा है वो निकालना है मुझे, ठीक है। तो वो, और लोग क्या करते हैं कि भाई कितना मेरे पास डिके हो गया, वो ये क्या मेरे पास कितना बचा है, कितना बचेगा मेरे पास। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल बी द नंबर एट द एंड ऑफ द 2 हाफ लाइफ, मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा। सो इनिशियली मेरे पास n है, तो एक हाफ लाइफ के बाद फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, इट विल बिकम हाफ, जो भी मेरे पास इनिशियल वैल्यू थी उसकी हाफ हो जाएगी। फिर सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ लाइफ में जो है मेरे पास उसका हाफ हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। सी इसका हाफ यहाँ पे वो n/2 और इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n/4 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 हाफ लाइफ के बाद n/4 हो जाएगा। 3 हाफ लाइफ अगर बोला होता तो क्या होता, सीधा ये जो है मेरे पास इसका हाफ, तो 4 तो 1/2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, n/8 हो जाएगा। फिर ऐसे हाफ हाफ, ये क्या होगा, ये इतना डिके नहीं हुआ, इतना बचा। डिके कितना होगा, जितना भी तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू है, जितना भी तुम्हारे पास इनिशियल मतलब ये नहीं है, जितना जस्ट उसके पहले है उसका रिड्यूस होके हाफ हो जाता है, ओके। सो दिस वेर द 5 MCQ जो टेक्स्ट बुक में हम लोगों को दिया था। आगे जब हम लोग MCQ ये CET वाले करेंगे, नीट वाले करेंगे ना, तो उसमें लोग और MCQ सॉल्व करेंगे। अब देखो 5 MCQ उन्होंने सीखा क्या, कि अगर 5 MCQ सॉल्व करें तो कुछ सीखना चाहिए ना। तो फर्स्ट में क्या सीखा, दैट फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है, कि रेडियस का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, उसमें n² के प्रोपोर्शनल होता है और z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। उसके बेस पे उन्होंने 2 सम सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्या है कि भाई एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन में या किसी भी एटम में एनर्जी लेवल्स होती है, और हाइड्रोजन का जो केस है अपना वो ऐसा मिलता है, ऐसा मतलब उसकी ऑर्बिट्स फिक्स है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, -me⁻⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन h² एंड दिस इज n², ठीक है। सो क्या हो जाएगा, दैट एनर्जी, यहाँ पे z भी है अपने पास, z²। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सब कुछ अगर सॉल्व करूँ तो 13.6 z² अपॉन n² मिलता है। n इज अगेन अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा, z एटॉमिक नंबर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस है बेटा, बिकॉज इट इज टोटल एनर्जी एंड इट इज अ टोटल एनर्जी ऑफ अ बाउंड सिस्टम, एंड बाउंड सिस्टम ऑलवेज हैज नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तभी वो बाउंड, अगर पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो डेफिनेटली वो बाउंड सिस्टम नहीं होगा, वो पार्टिकल क्या होगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग ने सिर्फ एक न्यूमेरिकल से सीख ली। नेक्स्ट गैप और एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालना है, और इसी क्वेश्चन को घुमा के फ्रीक्वेंसी वाले पूछ सकते हैं।
तो एक्चुअली देखोगे तो इसमें तुमने पूरा ये जो ये एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर का 50% पोर्शन ही कवर अप कर लिया। देन न्यूक्लियस के पार्ट पे हम लोग ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, दैट रेडियस का जो फॉर्मूला देखा कि भाई मास नंबर के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो था रेडियो एक्टिव का, सिर्फ रेडियो एक्टिविटी में ना ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आता न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दूसरा फॉर्मूला है n/n0 इज इक्वल टू 1/2 1/2 और ये फॉर्मूला हम लोग ना सीटी के टाइम पे इसको यूज़ करेंगे भाई कैसे इसको यूज़ करना है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम्स को भी सॉल्व कर देना है। ये तो सिंपली था, 2 हाफ लाइफ पूछा था तो हमने 2 बार करके देख लिया। अगर उसने 50 हाफ लाइफ के बाद पूछा होता तो मैं ऐसे 50 टाइम्स तो नहीं करते बैठता, तो उसके लिए हम लोग को ना ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे हम लोग, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर किसी और चैप्टर के हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और जो भी फिजिक्स सीखेंगे ट्राई करेंगे मोस्ट ऑफ हम लोग न्यूमेरिकल के बेस्ड में ही करें, क्योंकि थियरी में क्या होता है, थियरी में 1-1 घंटा 1.5 घंटा टाइम देना पड़ता है और वो अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, वो अच्छा भी है, बट क्या होता है कि उसमें टाइम बहुत जाता है और उसमें MCQs की कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, ठीक है। और यहाँ पे कैसा होगा कि MCQs भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और अपने CET नीट की प्रैक्टिस भी हो रही है, बोर्ड्स की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्लस कंसेप्ट भी क्लियर होते जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।